लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और ये माना जा रहा है कि मार्च का महीना शुरू होगा और पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन बिहार में एक नई तरह की सियासत जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने पहले पाला बदला, वो बीजेपी के साथ आए। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे या यूं कह लीजिए कि महागठबंधन में थे, तो उनकी चिंता लगातार इस बात को लेकर रहती थी कि जो सीट बंटवारा है वो नहीं हो रहा है विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के बीच। नीतीश कुमार ने खुद कई बार मीडिया के जरिए बातें कही थी और कई दफे उनकी पार्टी के नेता मुखर होकर बोलते थे कि नीतीश कुमार ने अगर जनवरी महीने के आखिर की तारीख तय की गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के, तो उस पर बात क्यों नहीं बन पा रही है। अब नीतीश कुमार को पाला बदले लगभग एक महीना पूरा होने को है। 29 जनवरी को नीतीश कुमार ने पाला बदला था। अब फरवरी का अंतिम लगभग दिन करीब है और इस एक महीने में एक बार भी चर्चा नहीं हुई कि आखिर नीतीश कुमार जो हैं वो सीट शेयरिंग पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या गठबंधन जब इंडिया का था, मतलब इंडिया गठबंधन था, महागठबंधन था, तो वहां नीतीश कुमार को इस बात को लेकर के ज्यादा बेचैनी थी कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, और क्यों बीजेपी के साथ आने के बाद या एनडीए गठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार की चिंता खत्म हो गई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों जेडीयू हो या फिर जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं बीजेपी के साथ, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर जो दूसरे एलाई हैं, चिराग पासवान, पशुपति पारस, वो हो, कोई भी घटक दल या कोई भी बीजेपी का सहयोगी इन दिनों सीट शेयरिंग को लेकर कोई बयान नहीं दे रहा है। तो क्या यह माना जाए कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग तय है? क्या फॉर्मूला तय है और केवल घोषणा होनी बाकी है? अगर ऐसा है तो सीट भी पहचान कर ली गई होगी, कौन लोकसभा सीट पे कौन पार्टी के उम्मीदवार होंगे या किस पार्टी को कौन सी सीट मिलने वाली है। अगर ऐसा होता तो जमीन पर अलग अलग राजनीतिक दलों की जिनकी मौजूदगी, जिस उम्मीदवार की मौजूदगी जिस पार्टी की जिस लोकसभा सीट पर रहनी है, वहां उनकी तैयारी नजर आती। लेकिन वो तैयारी फिलहाल दिखती नहीं है। नीतीश कुमार भी अभी लोकसभा चुनाव के मूड में नहीं नजर आते हैं। सरकार बनने के बाद कैबिनेट विस्तार का इंतजार हो रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने, अलग बात है कि अपना जो उनका एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, वो एजेंडा लेकर के वो जाते रहे, दौरा करते रहे हैं, लेकिन जमीन पर ना तो पशुपति पारस दिखते हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी। केवल अगर उनको काराकाट सीट छोड़ दीजिए जहां से उनका लगभग लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, तो उस सीट को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह पर बहुत गतिविधि नहीं दिखती है, बहुत जमीन पर मौजूदगी नहीं दिखती है। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सीट शेयरिंग अगर बात नहीं बन पाई है एनडीए में, तो ये इंतजार क्यों लंबा खींच रहा है? क्या लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ही सीट शेयरिंग पर बात होगी? महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और 2 जगहों पर उनकी जनसभाएं जो हैं वो तय की गई हैं, औरंगाबाद और बेगूसराय। ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की मौजूदगी रहेगी प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रमों में। दूसरे एलाइज भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? हम जिस सवाल पे हैं उसी सवाल के इर्द गिर्द अपने इस चर्चा को रखते हैं। एक तो ये कि जो जेडीयू के पास सिटिंग सीटें हैं, 16 सिटिंग सीटें हैं, और जेडीयू ये मान के चल रही है कि उन सीटों पे उसकी दावेदारी है। हाँ, ये अलग बात है कि कई सीटों पे एडजस्टमेंट होगा, सीटें बदली जाएंगी, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं उन सीटों पर 17 पर बीजेपी के सांसद हैं, सिटिंग सीटें 17 हैं। 6 पर लोक जनशक्ति पार्टी जीती थी 2019 में। चिराग पासवान, पशुपति पारस आज भले अलग हैं, लेकिन कैसे फॉर्मूला वहां होगा, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये बहुत दिलचस्प है। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी, जिनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, वो भी कम से कम एक सीट पे जरूर अपना दावा, मतलब उनको एक सीट मिलेगा, ये लगभग वो मान के चल रहे हैं। मांग तो 2 सीटें पे हो सकती है। तो बातचीत आखिर क्यों नहीं बन पा रही है, या सीट का फॉर्मूला तय हो गया है तो वो बात सामने क्यों नहीं आ रही है?
पहली बात यह कि सीट का फॉर्मूला तय अगर हो जाता तो वो चीजें जमीन पर रिफ्लेक्ट करती दिखती हैं, जो अभी दिख नहीं रही हैं। तो ये मान के चला जाए कि सीट शेयरिंग पर अभी टेबल टॉक जो है वो एनडीए के अंदर नहीं दिखी है। तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी यात्रा में हैं। 3 तारीख को महागठबंधन की रैली है, उनके अंदर की कहानी दूसरी कहानी है, लेकिन आज हम कहानी पे चर्चा कर रहे हैं जो सियासत है एनडीए के अंदर उसकी। अब बीजेपी एक कदम आगे रहती है अपने तमाम विरोधियों से, सहयोगियों से चुनावी राजनीति में, ये बात सबको मालूम है। आज एक घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, जो बड़ा छोटा सा कार्यक्रम लग सकता है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वहां से आते हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो बिहार दौरे पर हैं। और बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने जो चुनावी समीक्षा, जो क्लस्टर मीटिंग होती है बीजेपी की, वो नीतीश कुमार के गृह जिले में करी है, नालंदा में। पटना पहुंचे और नालंदा के लिए रवाना हो गए। नालंदा में उन्होंने वो मीटिंग की है, वहां चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। अब नालंदा वो सीट है जो नीतीश कुमार का गृह जिला भी है, और जेडीयू ने कभी ये सीट अपने किसी भी एलआई के लिए नहीं छोड़ी है। तो बीजेपी की वहां तैयारी, कैलाश विजयवर्गीय का आना, आखिर ये क्या मैसेज देता है? क्या बीजेपी ने ये तैयारी कर ली है कि नीतीश कुमार के गृह जिले में भी उनकी दावेदारी होगी? क्या इस तौर पे तैयारी है? नीतीश कुमार का सबसे मजबूत किला माना जाता है नालंदा, तो वहां बीजेपी चुनावी तैयारी में साथ दे सकती है या बीजेपी एकदम पूरी जिम्मेदारी उठा ले? ये बात थोड़ा गले के नीचे नहीं उतरती है। दूसरी बात यह कि राजनाथ सिंह भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। कल उनका दौरा है, कल वो बिहार पहुंचेंगे। सीतामढ़ी उनको पहुंचना है, दरभंगा और बाकी जगहों पर उनकी मीटिंग होगी। और बहुत दिलचस्प है कि राजनाथ सिंह भी जो बैठकें करेंगे वहां पर गोपालगंज, सिवान, सारण और महाराजगंज इलाके के लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे, जो पार्टी से जुड़े हैं, जो बाकी लोग हैं। अंदर की खबर यह है कि राजनाथ सिंह भी उस पूरे जोन में, जो सारण, गोपालगंज और सिवान और जो इलाका है महाराजगंज का, उस इलाके में बीजेपी की कमजोर स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और जिस समाज से आते हैं राजनाथ सिंह, क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से, उनका उसमें प्रभाव माना जाता है। और राजनाथ सिंह संभवतः जो चुनावी तैयारी को लेकर बैठक करेंगे वो उसी मकसद से होगा। तो बीजेपी ने वहां भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। मिथिलांचल में राजनाथ सिंह की एंट्री हो रही है। अमित शाह के बारे में यह भी खबर आ रही है कि जब 2 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा होगा, उसके बाद वो पटना में आएंगे और पटना में पाली जो इलाका है, पटना का जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर उनकी सभा होगी। तो बीजेपी यहाँ 1-2 नहीं, यहाँ 3-4 कदम आगे दिखती है अपने दूसरे सहयोगियों से। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को अभी तक संतुष्ट नहीं किया है या सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी है, तो वो चुप क्यों है? क्या मौजूदा बीजेपी के सामने उनके सहयोगियों के पास वो दम नहीं दिखता है, या वो बात नहीं दिखती है कि वो अपनी बात को रख सके मीडिया के जरिए और बाकी चीजों पे? चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो खेल चल रहा है उसमें बहुत सस्पेंस है। जो सांसद एक दौर में छोड़ के चले गए चिराग को, वो धीरे धीरे वापस आने लगे हैं चिराग पासवान के पास, चाचा पशुपति पारस के खेमे से निकल के। उनको लगता है शायद चिराग को ज्यादा महत्व मिलेगा, लेकिन उस पर भी बहुत स्पष्टता नहीं है। तो 2-3 बातें जो मोटे तौर पे कही जा सकती हैं वो ये कि बीजेपी बहुत आसानी से बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं देने वाली है अपने सहयोगी दलों को। जो 16 या 17 सीटों की बात थी 2019 में, जब नीतीश कुमार से समझौता करते हुए बीजेपी ने अपनी सिटिंग सीटें छोड़ दी थी, और नतीजा ये हुआ था कि बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। लेकिन अब बीजेपी ये समझ चुकी है कि नीतीश कुमार बिहार में उसके लिए जरूरी तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनके लिए मजबूरी नहीं है। मतलब ये कि नीतीश कुमार के साथ बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करके, अपनी सीटें छोड़ करके समझौता करना फायदे का सौदा नहीं होगा। ये संख्या कितनी होगी, 12, 13, 14 या वाकई 16 सीटों तक पहुंच जाएगी जेडीयू? ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। क्या चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस के साथ वो 6 सीटें फिर से ले पाएंगे? क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो 2 सीटों की मांग करती रही है, उनको 1 सीट और वो भी मन मुताबिक सीट मिल पाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों से अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन फिलहाल खामोशी है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 1 मार्च तक सत्र चलेगा। 2 मार्च को प्रधानमंत्री का दौरा और उसके बाद 5 मार्च को अमित शाह का दौरा आगे की तस्वीर को साफ करेगा। लेकिन बीजेपी इस बार हल्के मूड में नजर नहीं आ रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन
दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, बिहार तक, पटना।